पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान कल से दो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और इस सीरीज़ में पाकिस्तान ने एक नई वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का आगाज़ करना है, एक नए दौर का आगाज़ करना है और एक नई उम्मीद का आगाज़ करना है। लेकिन अब कुछ इतलात ऐसी हैं कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है शायद पुरानी डगर पे है, नए बाब का आगाज़ नहीं होने जा रहा। अब्दुल्ला शफीक जो कि मुसलसल फेल हो रहे हैं, उन्हें एक बार फिर मौका दिए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देखें जो कि स्क्वाड मुंतखब हुआ, उसमें से दो खिलाड़ी ऑलरेडी निकाल दिए गए हैं, जिनमें एक आमिर जमाल हैं, दूसरे स्पिनर थे फैसल अकरम। लेकिन जो बाकी 16 रुकनी स्क्वाड है उनमें 11 खिलाड़ी बिल्कुल क्लियर पिक्चर हैं कि उन्हें होना चाहिए। एक तो ये कि आसिफ अफरीदी को लगभग 39 साल की उम्र में डेब्यू कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अहम बात यह है कि किसकी जगह पे खेलेंगे। अगर पाकिस्तान टीम दो स्पिनर और दो पेसर के साथ जाती है तो आपके जो फर्स्ट चॉइस हैं वो नुमान अली और साजिद खान हैं, और उसके अलावा जो ये वो दोनों खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस अरसे में यानी कि शान मसूद की क़यादत में तीनों जो कामयाबियां मिली हैं वो इन दोनों स्पिनर्स ने दिलवाई हैं। और पाकिस्तान ने जो 3 फतवात हासिल किए हैं इनमें से 2 में मैन ऑफ द मैच साजिद खान थे। और ये दोनों खिलाड़ी हैं जो कि इस अरसे में 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान के लिए 15 से ज़्यादा विकेटें हासिल कर चुके हैं। कोई दूसरा बॉलर उनकी आधी विकेटों के बराबर भी विकेटें हासिल नहीं कर सका। लेकिन अगर इन दोनों को ड्रॉप किया जाता है या इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप किया जाता है और आसिफ अफरीदी को मौका दिया जाता है तो यकीनन ये मुझे लगता है कि ये खिलाफ मेरिट फैसला होगा। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान की ऊपर से सेटिंग देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर जदोजहद कर रही है। बाबर आजम से टेस्ट फॉर्मेट में रन्स नहीं हो रहे हैं। सिर्फ मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की एवरेज जो है वो 40 प्लस है या 35 प्लस है, बाकी सब की एवरेज 30 से भी नीचे है 2024 से लेकर अब तक। दो पाकिस्तान का जो मसला है वो बैटिंग और बॉलिंग में ऑलरेडी है, लेकिन जो शोबा यानी कि स्पिन शोबा जो ऑलरेडी काम कर रहा है, जिसमें कामयाबियां मिल रही हैं, कम से कम होम कंडीशंस में साजिद खान और नुमान अली हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद रहे हैं। तो अगर उनको भी ड्रॉप करके एक नई वो सेटिंग भी छेड़ दी जाए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किसी भी तरह अच्छी बात नहीं होगी। एक तो ये कि पाकिस्तान की ये सीरीज़ एक मुश्किल सीरीज़ है, गो कि अपनी कंडीशंस में पाकिस्तान टीम खेल रही है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपनी ही कंडीशंस में हम बांग्लादेश की हाथों क्लीन स्वीप से 2-4 हो चुके हैं। हम गुज़श्ता सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ को हराने में नाकाम रहे, सीरीज़ 1-1 से बराबर की। तो होम कंडीशंस तो हैं, लेकिन हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहे हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि साउथ अफ्रीका अपनी आखिरी 5 टेस्ट सीरीज़ जीत कर आ रही है। उनका जो एतमाद है, जो मोराल है, वो आसमानों को छू रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जीत कर आई है। हालिया अरसे में बेहतरीन टीम है टेस्ट फॉर्मेट की। तो आप एक अच्छी टीम से अगर मुकाबला करने जा रहे हैं तो आपको तैयारी भी उस तरह करनी पड़ती है। आप सिर्फ उम्मीद की बुनियाद पर जो आपने एक उम्मीद लगाई हुई है कि इसके अंदर टैलेंट है, इसके अंदर टैलेंट है, तो मुझे लगता है कि आपको परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल अब्दुल्ला शफीक गो के इससे पहले डबल सेंचुरी भी कर चुके हैं दौरा श्रीलंका में, लेकिन उसके बाद अगर आप उनकी कारकर्दगी देखें तो अगली 16 इनिंग्स में सिर्फ 2 बार वो 50 प्लस रन्स कर सके हैं। हत्ता कि जो आखिरी 13 इनिंग्स के लिए उनमें से सिर्फ 2 बार वो 15 रन से आगे बढ़ सके हैं। 15 रन से नीचे आउट होते रहे हैं 13 में से 11 इनिंग्स में। और यही कुछ वनडे फॉर्मेट में हो रहा है। दौरा साउथ अफ्रीका के तीनों वनडे मैचेस में 0 पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद बग़ैर परफॉर्मेंस के, बग़ैर अपनी खामियों को दूर किए उन्हें दोबारा पाकिस्तान टीम में मौका दिया गया। दौरा न्यूजीलैंड में भी खेले, दौरा वेस्ट इंडीज़ में भी खेले वनडे सीरीज़, लेकिन वहाँ पर भी वो फेल हुए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी खिलाड़ी के अंदर टैलेंट है तो उसे कितना आप मौका दें, कितना मौका देंगे कि वो कब वो टैलेंट सामने आएगा। देखें, बाज़ औक़ात आपकी लक होती है, बाज़ औक़ात आप देख रहे होते हैं कि आपकी जो गेंद है इस तरह पड़ गई है कि आप वो अनप्लेएबल थे, वो समझ में आती है 1 से 2 मैचेस में। लेकिन अगर एक खिलाड़ी मुसलसल 2-2.5 सालों में रन्स नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मसला है, कहीं उसकी तकनीक के अंदर मसला है जो हरीफ बॉलर फौरी भांप लेते हैं। यही चीज़ है जिसे दूर करना है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम खामियां दूर किए बगैर वही खिलाड़ी दोबारा मैदान में उतार देते हैं, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं,
आज वो खेला है, कल उसे खिलाएं, वो नाकाम हो गया दोबारा वापस उसको ले आएँ, तो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसमें मुझे लगता है कि किसी हद तक 2 तब्दीलियाँ हैं जो मुझे लगता है कि जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई थी, आपके साथ शेयर की थी, उसमें पीसीबी करने जा रहा है, लेकिन वो मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए। एक तो ये कि शान मसूद और इमाम उल हक को आप ओपनिंग कराएं। इमाम उल हक अभी इंग्लैंड के वनडे कप में शानदार परफॉर्मेंस देकर आए हैं, बेहतरीन फॉर्म में हैं, और उसके अलावा जो है शान मसूद पाकिस्तान के लिए किसी हद तक रन्स कर रहे हैं, गो कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर वो जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। एक कैप्टन है, आप उसे उनकी असल पोजीशन ओपनिंग पर खिलाएं, फिर नीचे बाबर आजम या कामरान गुलाम में से किसी एक को वन डाउन पोजीशन पर रखें, एक को चौथे नंबर पर रखें, तो आपका बैटिंग आर्डर यही बनता है। लेकिन बजाय इसके कि आप अपने बैटर आर्डर को या जो आपके इनफॉर्म प्लेयर हैं उनको मौका दें, आप फिर उम्मीद की बुनियाद पर फिर अब्दुल्ला शफीक की जानिब देख रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक को मुझे लगता है कि एक बड़ी इनिंग्स दरकार ज़रूर है, लेकिन वो बड़ी इनिंग्स आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेल के हैं। आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलें, अपनी खामियों को दूर करें, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कोचेस के साथ काम करें, तब जाकर आप आते हैं कि लेकिन फ़ायदा ये नहीं है कि आप बार बार कम बैक हो रहा है, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार ये एक सर्कल चल रहा है, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में किसी भी तरह सही नहीं है। अब यहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट का काम है वो यही था कि अब्दुल्ला शफीक की खामियों के ऊपर काम किया जाता, लेकिन अगर वो उन्हीं खामियों के साथ दोबारा टीम में आते हैं तो इससे पाकिस्तान टीम को भी नुकसान होगा, ख़ुद इन प्लेयर्स के कैरियर को भी नुकसान होता है। बहरहाल जो मैंने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बनाई है उसमें चूँकि पहले आमिर जमाल को रखा था, वो स्क्वाड ही से ड्रॉप कर दिए गए हैं, तो इस वजह से वो तो नहीं है, लेकिन बाकी जो प्लेइंग 11 है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें शान मसूद और इमाम उल हक को ओपनिंग करनी चाहिए, कामरान गुलाम को तीसरे, बाबर आजम को चौथे नंबर पर हो, सऊद शकील 5वें, मोहम्मद रिजवान 6ठे, सलमान अली आगा 7वें, तो ये आपकी मुकम्मल बैटिंग लाइन है। उसके बाद आपके बॉलर शुरू होते हैं, शाहीन अफरीदी 8वें, नुमान अली 9वें, साजिद खान 10वें और खुरम शहजाद 11वें नंबर पर। ये आपकी प्लेइंग 11 बनती है जो कि पाकिस्तान के मौजूदा स्क्वाड में सबसे बेहतरीन है। इसमें अबरार अहमद गो के उनकी जगह बनाई जा सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नुमान अली ने और साजिद खान ने जो अपनी होम कंडीशंस में परफॉर्मेंस दी हुई है, तो उन दोनों की जगह बनती है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टिपिकल स्पिन पिचेस बनाई थी, उस तरह की पिचेस इस बार नहीं बनाई जाएंगी। इस बार पेसर को भी मदद मिलेगी, बैटर्स के लिए भी अच्छी पिच होगी, जबकि स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी। ये 90s की दिहाई की तरह पहले 2 से ढाई दिन जो हैं वो पेसर को मदद मिलेगी, बाद में स्पिनर्स के लिए जो पिच है वो साजगार हो जाएगी। लेकिन अगर इस बुनियाद पर भी रखते हैं तब भी मुझे लगता है कि साजिद खान और नुमान अली को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों प्लेयर्स ने अपनी होम कंडीशंस में वो परफॉर्मेंस दी है जिसे आप कह सकते हैं कि आउट क्लास है। पाकिस्तान का कोई दूसरा स्पिनर, चाहे देखें अगर नुमान अली और साजिद खान विकेट हासिल कर रहे थे तो उन्हीं मैचेस में अबरार अहमद को भी खिलाया गया था, तो वो क्यों उतनी विकेट हासिल नहीं कर सके। सलमान अली आगा भी बॉलिंग कराने आते थे, बाकी जो हमारे स्पिनर्स हैं पार्ट टाइमर वो भी कराते रहे हैं, लेकिन अगर साजिद खान और नुमान अली सिर्फ 2 कामयाब रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनमें कोई गैर मामूली सलाहियत है, कम से कम वो स्पिन पिचेस पर इंतहाई ख़तरनाक बॉलर हैं। तो मुझे लगता है इन दोनों को होना चाहिए, बजाय इसके कि आप आसिफ अफरीदी जो कि अपनी ज़िंदगी की 38 बारें देख चुके हैं, अब उनकी जानिब देखना मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी होगी।